देखिए बच्चों, जीएसटी के अंदर अपन को दो एक्ट होते हैं, कौन सा, सीजीएसटी और एक कौन सा, आईजीएसटी। जीएसटी कब लगता है? जीएसटी 5 कंडीशन पूरी होने पर लगता है। कोई आवाज ना करे क्लास में। पहली कंडीशन है गुड्स और सर्विस होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है उसकी सप्लाई होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, जिसके लिए आपको आईजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ता है। पर्सन क्या होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट और आप सर्विस दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, नॉट क्या, एग्जेम्प्ट। अगर ये पांचों कंडीशन क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो आप जीएसटी पे करने के लिए क्या है, लायबल है। उस केस के अंदर आपको यहां पे सबसे पहले क्या करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन, और फिर अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। एक होती है नॉर्मल स्कीम और एक होती है कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम में हम क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू पर क्या लगाते हैं, जीएसटी, और उसकी क्या ले लेते हैं, आईटीसी, और वो हमको पे करना होता है। और यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो पहला पार्ट है लगेगा नहीं लगेगा, दूसरा पार्ट है कितना लगेगा, और तीसरा पार्ट है अगर लगेगा तो कौन पे करेगा और कब पे करेगा। क्या बोला मैंने? कौन पे करेगा और कब पे करेगा। कौन पे करने को बोलते हैं आरसीएम, एफसीएम, और एक क्या, इको। कौन बच्चों? इको। और कब पे करेगा इसको बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ क्या, जीएसटी। ठीक है, अब हमको वन बाय वन कंडीशन देखनी है। आपने दुकान खोली, आप मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हो, होलसेलर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हो। सबसे पहले एक कंडीशन है गुड्स और सर्विस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? गुड्स और सर्विस। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो पहला कंडीशन है गुड्स और सर्विस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन उसकी सप्लाई होनी चाहिए। तो अब यहां पे एक बार जब भी आप जीएसटी पढ़ते हो तो एक बार क्या है, इस चार्ट के साथ साथ आपको कुछ सेक्शंस भी पता होने चाहिए। सेक्शन 1, सेक्शन 1, 2, 3 to 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। उसके बाद 16, 17, 18, 90 से 21, 22, 23 और क्या, 24। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। सेक्शन 1 जीएसटी पूरे इंडिया में अप्लाई है 1 जुलाई 2017 से, जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से है। सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है 9(1). ये कहता है किसी भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर क्या लगेगा, जीएसटी। अगर इंटर स्टेट है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, और इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी। यहां पे बोल रहा है। तो पहली कंडीशन है गुड्स और सर्विस की क्या होनी चाहिए, सप्लाई। गुड्स कैसे कहते हैं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव करती है, अदर देन मनी और सिक्योरिटी। अगर आप ट्रांजैक्शन मनी में डील करते हो या ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, शेयर्स को खरीदना बेचना, डिवेंचर बॉन्ड्स को खरीदना बेचना, इनको बोलते हैं सिक्योरिटी। इन पे जीएसटी नहीं लगता। ऐसे ही आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए, वो आपको वापस लौटा रहा है। आपने 10 लाख बैंक में जमा कराया, बैंक आपको वापस दे रहा है ना। आपने 10 लाख की एफडी बनाई, डॉलर को रुपीज में चेंज करवाया, जितना पैसा दिया उतना वापस आता है। इनको ट्रांजैक्शन मनी बोलते हैं, इन पे जीएसटी नहीं लगता। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड थिंग अटैच विद द क्या, लैंड, जिसको हम अलग कॉन्ट्रैक्ट करके बेच सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, बीआरबीपी को डिस्काउंट करवाना, है ना, इनको बोलते हैं। एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, बट जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे सप्लाई, तो वहां लिखा हुआ है कि एक्शनेबल क्लेम सर्विस सप्लाई ही नहीं है, लेकिन लॉटरी, बैटिंग और गैमलिंग को छोड़कर। तो अगर मैं दोनों क्लॉज पढ़ूं तो उससे समझ में आता है लॉटरी, बैटिंग और गैमलिंग पे तो जीएसटी लगेगा और बाकियों पे जीएसटी नहीं लगेगा। ग्रोइंग क्रॉप फसल वगैरह है, और कोई भी चीज जो जमीन में अटैच है, जिसको आप बिना तोड़ फोड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो मूवेबल होती है, उसको गुड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है ना, अदर देन ट्रांजैक्शन मनी और सिक्योरिटी।
इसका मतलब ट्रांजैक्शन मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है और ना सर्विस है, इसका मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जहां एक, लेकिन जहां करेंसी की एक फॉर्म का अनदर फॉर्म में चेंज होता है, डिनोमिनेशन में चेंज होता है, जितना दिया उतना वापस आए, वो तो ट्रांजैक्शन मनी है। बट इनके लिए जब एक चार्ज लगता है, उस चार्ज पे ट्रांजैक्शन मनी नहीं बोलेंगे, उस चार्ज पर क्या लगेगा, जीएसटी। तो इस डेफिनेशन को पढ़कर यही पता चला कि दो लोग बाहर हुए हैं, कौन कौन, एक तो ट्रांजैक्शन मनी और सिक्योरिटी, लेकिन जो ब्रोकर होते हैं जिनको कमीशन मिलता है वो लोग बाहर नहीं। फिर जब हम सप्लाई पढ़ेंगे तो सप्लाई में लिखा सेल होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन भी इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिडरेशन किसे कहते हैं, किसी भी गुड्स और सर्विस के रेस्पेक्ट में कैश मिले, मतलब कैश मिले या काइंड मिले, आज मिले या भविष्य में मिले, जिसको पढ़ाया उससे मिले, किसी कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो पहली कंडीशन बहुत सिंपल है, गुड्स और सर्विस होना चाहिए। तो एग्जाम में या तो ज्यादा गुड्स का मतलब पूछ सकता है या सर्विस की डेफिनेशन पूछ सकता है, या आपसे एक 4-5 चीजें दे देगा, बताओ ये गुड्स है या सर्विस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। अगली कंडीशन आती है बच्चों, उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई। अब जो सप्लाई है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 बताता है मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो जब आप सप्लाई सेक्शन को ओपन करेंगे तो ए निकल के आएगा, डबल ए निकल के आएगा, बी सी, एक आएगा 7-1 क्या ए, एक आएगा 7-2 क्या ए, एक आएगा बी, एक आएगा 7-3 क्या ए, और एक आएगा बी। और 3 शेड्यूल आते हैं 1, 2, 3। इस चैप्टर का पूरा जोर है कंडीशन नंबर 2, सप्लाई होनी चाहिए। अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन उठता भैया सप्लाई किसे कहते हैं, तो यहां पे जो सेक्शंस है वो ये बता रहा है ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, अगर ना लगे तो भी है, और ये बता रहा है सप्लाई नहीं है। तो ये तो बता रहा है सप्लाई है और ये बता रहा है, दोनों को पढ़कर डिसाइड कर लो है या नहीं है। फाइनल आंसर है नहीं है तो बात वहीं खत्म, फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। और अगर है तो वो गुड्स की सप्लाई है, इसके लिए आपको शेड्यूल 2 बताएगा कि वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। क्लियर है। सप्लाई होने के लिए हमको 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, एक तो इनमें से कोई एक एलिमेंट हो और मिलता जुलता, क्योंकि यहां इंक्लूड्स लिखा हुआ है। सप्लायर का बिजनेस होना चाहिए या क्या होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और बदले में क्या आया हो, कंसिडरेशन। एक्टिविटी की हो, बिजनेस होना चाहिए, सप्लायर का, रिसिपेंट का, सप्लायर का, और कंसिडरेशन होना चाहिए। बिजनेस हो या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब देखो, स्टॉक को बेचना वो व्यापार है, और स्टॉक व्यापार से जुड़ी हुई चीजों को बेचना वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे आपने भी आईटीसी चैप्टर में 18(6) पढ़ा, ये पैनल खरीदा, इसको बेच दिया, एसी बेच दिया, कंप्यूटर बेच दिया, दैट इज द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और जब आप इनको बेचते हैं तो आईटीसी चैप्टर में जीएसटी कैसे लगता है, जितने में बेचा हो वो जीएसटी निकाल दो, जितनी की इस पे क्या ली थी आईटीसी, उसमें से 5% पर क्वार्टर क्या कर लो, लेस कर लो। इत दोनों में से जो हायर है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, ऐसी बात आपने पढ़ी थी। अब यहाँ पे 1 by 1 सेक्शन। सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन। मतलब अगर आपने कोई चीज बेच दी, बेचने का मतलब पैसा आया, पैसा नहीं आया तो भी सप्लाई है, किसी को लीज पे दिया वो भी सप्लाई है, यहां पे बोला हुआ है। ठीक है, तो पहली पॉइंट ये बोल रहा है। अब इनमें से मान लो कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, बिजनेस नहीं है तो सप्लाई नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है तो सप्लाई नहीं है। लेकिन एक ऐसा केस है जहां कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई है, और ऐसा भी केस है जहां बिजनेस नहीं है तो भी सप्लाई है। तो इसके ये जो बात है, जो मेन बात थी, उसके एक्सेप्शन आपको दिए गए कि कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या है, सप्लाई है, और बिजनेस नहीं है तो भी क्या है, सप्लाई है। तो शेड्यूल 1 लॉ में 4 ऐसी घटनाएं हैं जहां कंसिडरेशन नहीं है ना तो भी सप्लाई मानेंगे। पहला है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अगर आप कोई एसेट्स को, चाहे वो स्टॉक हो या कोई ये वाली चीज हो, बेच देते हैं इवन विदाउट, उसको सप्लाई मानेंगे, प्रोवाइडेड डेट खरीदते समय क्या ली थी, आईटीसी, और इसको भी बेचेंगे तो बच्चों मानेंगे नहीं मानेंगे, मानेंगे। दूसरा केस, अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सप्लाई कर दो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और क्या, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पर्सन या
डिस्टिंक्ट पर्सन को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस या इवन विदाउट सप्लाई मानेंगे। अगर एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को, जहां एजेंट अपने नाम से किसी को इनवॉइस इशू करता है, या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर दे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इवन विदाउट, तो भी क्या मानेंगे? सप्लाई। बताओ तीन केस कौन से हैं जब विदाउट कंसिडरेशन नहीं मानेंगे? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ असेट्स, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया, प्रिंसिपल ने एजेंट या एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया, और चौथा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या है बच्चों? अब जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है उसका जिक्र यहां भी हुआ है और उसका जिक्र यहां भी हुआ है। अगर कंसिडरेशन है तो 1B लगेगा और कंसिडरेशन तो शेड्यूल लगेगा। तो अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब आपने किसी चीज को क्या किया? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम डिस्टिंक्ट पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन विदाउट, इसको क्या मानेंगे? सप्लाई। और अगर आप तो इस केस में, लेकिन ध्यान रखना, विदाउट कंसिडरेशन केस में तभी मानते हैं जब सामने वाला रिश्तेदार हो। क्या हो? और आपने व्यापार के लिए लिया। क्या लिया बच्चों? व्यापार। और अगर कंसिडरेशन है तो चाहे बिजनेस हो या ना हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन चाहे बिजनेस हो या ना हो, क्या मानेंगे? सप्लाई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, कुछ मत देखो बिजनेस है या नहीं है, रिश्तेदार है या नहीं है, कंसिडरेशन है ना, बोलेंगे सप्लाई है। बट जहां कंसिडरेशन नहीं है, तो कंसिडरेशन नहीं है, सामने वाला रिश्तेदार है और आपने व्यापार के लिए इंपोर्ट किया है, सप्लाई मानेंगे। अगर इसमें से एक भी वर्ड हटा दो तो सप्लाई नहीं मानेंगे। ये बी और सी हो गया, यहां पे मैंने बता दिया। अब कुछ ऐसे भी लॉ में केस है जहां सब कुछ है तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे, सब कुछ है तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये चीज अपन ने यहां पे एक शेड्यूल बना हुआ है आपका, जहां सब कुछ है उसको भी क्या नहीं मानेंगे बच्चों? सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे ये रहा, ये रहा। एग्जाम में अगर ये सिचुएशन आ जाए तो सप्लाई नहीं है तो फिर जीएसटी भी नहीं है। पहला पॉइंट है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सेवाएं दे रहा है। क्या बच्चे बोलो? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो किसी लॉ के तहत स्टैब्लिश है, अगर ये लोग सप्लाई करते हैं तो सप्लाई नहीं मानेंगे। ये जो लोग मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स एमएलए, एमपी, पार्षद, मेयर, इनकी सेवाओं को भी सप्लाई, जो उस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, यानी कि मकान किराए पे दे रहे हैं, उस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या मिली हुई है, कोई पोस्ट, उनकी जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जजेज हो गए, उनकी सेवाओं को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। और कोई बॉडी जिसका स्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, उस बॉडी के जो चेयरपर्सन होते हैं, जो बॉडी को चला रहे हैं, उनकी सेवाओं को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो भी इनको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो बताइए, तीन हो गए। ये जो मोर्चरी, जो दाह संस्कार से रिलेटेड जो सेवाएं देते हैं, उनको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। लैंड को बेचते हो या कंप्लीटेड बिल्डिंग को बेचते हो, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। बट अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को बेचते हो, क्या बोला मैंने? तो शेड्यूल 2 में उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं है, लेकिन कौन सा? लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़कर। एक नॉन टैक्सेबल, अपन इंडिया में बैठे हैं, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से माल खरीदा और वहीं से बैठे अपन ने बोल दिया कि नॉन टैक्सेबल, दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में भेज दे, सप्लाई नहीं मानेंगे। कोई गुड्स हमने इंपोर्ट किए, उसको हमने छुड़वाए नहीं और वहीं की वहीं उसको क्या कर दिए? बेच दिए, तो बताओ उसको भी सप्लाई। कोई गुड्स हमारे इंडिया में आए, कस्टम वेयर हाउस पे भी छुड़वाए नहीं, मतलब होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवाए, मतलब कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, और वेयर हाउस के वेयर हाउस में आप बेच देते हो, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो बच्चों, इन घटनाओं को हम सप्लाई नहीं मानते। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को, वेयर हाउस में एक्शनेबल क्लेम, है ना, है ना, है ना, एक्शनेबल क्लेम हो गया। ठीक है ना, एक और मॉर्चरी सेवाएं, गवर्नमेंट पर्सन की सेवाएं, और सेल ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी और कोर्ट फीस, इनको हम सप्लाई नहीं मानते। ये बोलो बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है? अब फाइनली इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट के आर्टिकल 243 GOW वाले फंक्शंस है, नोटिफाइड फंक्शन, जिनको गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में करती है, किसमें करती है बच्चों? तो उन सेवाओं को भी सप्लाई नहीं मानते। अच्छा, एक बच्चों, एक क्लब और मेंबर जो म्यूचुअलिटी पे चलते हैं, इनकम टैक्स में इनको 1% माना है, तो क्लब अगर अपने मेंबर को सेवाएं देता तो इनकम टैक्स नहीं लगता उस पर। बट जीएसटी ने कह दिया कि इनकम टैक्स में कुछ भी लिखा हो, अगर क्लब अपने मेंबर्स को, चाहे क्लब इनकॉर्पोरेट हो या नॉन इनकॉर्पोरेटेड, अपने मेंबर्स को सेवाएं देता है फॉर कंसिडरेशन, तो बताओ उनको अलग अलग मानेंगे और उसको सप्लाई मानेंगे। ये डबल ए बोल रहा है। कौन बोल रहा है? डबल ए। अब बताओ, यहां पढ़ के तय हो गया कि क्या है, सप्लाई है या नहीं है।
अब अपन को देखना है कि वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। तो शेड्यूल 2 के पास अपन को जाना पड़ेगा और शेड्यूल 2 बताएगा कि वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। और शेड्यूल 2 के हिसाब से क्या बोला मैंने, जहां ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाए वो गुड्स की सप्लाई है, ऑनरशिप भविष्य में ट्रांसफर हो जाए तो भी गुड्स की सप्लाई है, लेकिन जहां ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, केवल राइट टू यूज है, तो वो सर्विस की सप्लाई है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना सप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम रेंट पे देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, रेंट पे देते हैं, तो उसको सप्लाई ऑफ क्या मानेंगे, सर्विस। हमने हमारे जॉब वर्कर को बोला ये काम करते, जॉब वर्कर हमारे गुड्स पे कोई काम कर रहा है, तो जॉब वर्कर की सेवा को क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। हमने जॉब वर्कर को गुड्स दिए, वो सप्लाई नहीं है। जॉब वर्कर हमको वापस देगा, वो सप्लाई नहीं है, लेकिन जॉब वर्कर ने जो जॉब वर्क चार्ज दिए उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। आपको पता है कि अपनी बिजनेस के एसेट्स है उसको हमने घर में ट्रांसफर कर दिया, मतलब पर्सनली रिलेटेड पर्सन, जिसकी हमने क्या ली थी, आईटीसी। अगर परमानेंट ट्रांसफर करेंगे थे तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, और टेम्पररी करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। बच्चों, एक आदमी अपना बिजनेस बंद कर दे, क्या कर दे, अपना बिजनेस बंद। तो बिजनेस बंद जब कर देता है, एक तो होता है बिजनेस बंद और फिर उसने सब कुछ बेच दिया। तो अगर आदमी बिजनेस बंद कर देता है तो उसके बाद जो स्टॉक रह गया उसको डीम सप्लाई मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, लेकिन मैंने मेरा बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दिया गोइंग कंसर्न के आधार पे, तो फिर एग्जम्पशन चैप्टर में लिखा हुआ इसको ट्रांसफर नहीं मान। तो अगर कोई आदमी अपना बिजनेस क्या कर देता है, बंद कर देता है, उसके पास क्या रह जाता है, स्टॉक, उसकी उसने क्या ली थी, तो उसको डीम सप्लाई मानते हैं। क्या मानते हो जो, और सेक्शन 29(5) बताएगा कि इसमें कितनी वैल्यू पे क्या लगता है, जीएसटी। अब ये कुछ ये घटना है बच्चों, ये जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे देना, अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को बेचना, आईपीआर राइट यूज करने का अधिकार देना, कोई आपके लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, आप किसी को गुड्स यूज करने का क्या दे रहे हो, अधिकार, आपको कोई ना करने के बदले पैसा मिल रहा है, या कोई एडवांस मनी आपने फॉरवर्ड कर ली, नॉन कंप्लीट फीस मिल रही, या आप किसी को सहने वाली सर्विस दे रहे हो, नॉन टॉलरेंस परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी सेवाओं को क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सेवा है जहां गुड्स प्लस सर्विस का सिंगल प्राइस पे सप्लाई हो रही है, और जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी वो इमूवेबल है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या बोलेंगे, सर्विस की सप्लाई। रेस्टोरेंट में जो फूड सप्लाई हो रहा है क्या बोलेंगे, रेस्टोरेंट। आपको पता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो जा सकता है, इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो, और नोटिफाइड स्टेट में, लेकिन जो सर्विस के सप्लायर होते हैं वो कंपोजिशन में नहीं जा सकते, उनके लिए 50 की लिमिट लगती है। लेकिन रेस्टोरेंट भले ही सर्विस का सप्लायर हो, बट कंपोजिशन स्कीम में उसको 1.5 करोड़ की ही लिमिट लगेगी, और रेट क्या होती है, 5%। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात पूरी समझ में आ गई आपको। अच्छा, तो बताइए हमने क्या पढ़ लिया, सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। अब वैसे तो शेड्यूल 2 बता देता है कि सप्लाई है या नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर मार्केट में क्या हो जाए, कोई डिस्प्यूट और क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस, या सप्लाई है भी या नहीं है, तो इस पे गवर्नमेंट क्या इश्यू करती है, सर्कुलर, और सर्कुलर से बता देती है कि ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई। तो इसके लिए आपको क्या मिल गए, सर्कुलर इश्यू होते हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक सेक्शन हो रहा है किसमें, 8A और 8B, दो अलग अलग प्रोडक्ट को सिंगल प्राइस पे बेचा जाता है। क्या बोला मैंने, दो अलग अलग प्रोडक्ट को क्या सिंगल प्राइस पे बेचा जाता है, ठीक है, और दोनों का जीएसटी की रेट क्या है, अलग है। तो नाउ क्वेश्चन राइज होता है कि किस रेट से जीएसटी लगाए। तो अगर वो कंपोजिट सप्लाई है, क्या है बच्चों, तो जो मेन प्रोडक्ट है उसकी रेट से जीएसटी लगेगा, और अगर वो मिक्स सप्लाई है तो जो हाईएस्ट रेट है उसकी रेट से क्या लगेगा बच्चों, जीएसटी लगेगा। किसकी रेट से लगेगा, जो हाईएस्ट रेट से। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो कंपोजिट है या मिक्स है, जब दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नेचुरली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और उसमें से एक क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उसको तो बोलेंगे कंपोजिट। जहां दोनों का कंजक्शन नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, और दोनों ही क्या है ना, मतलब दोनों ही प्रिंसिपल है, तो उसको मिक्स सप्लाई बोलेंगे। उस केस में अपन क्या लेंगे, हाईएस्ट रेट। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों। इस चैप्टर में अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, कोई से भी 6 केस बताओ उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। सप्लाई किसे कहते हैं ये बताओ, कौन कौन से ऐसे केस है जहां विदाउट क्वेश्चन भी क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। इंपोर्ट और सर्विस के बारे में डिफाइन करो, या इंपोर्ट और सर्विस के बारे में एक सिचुएशन बना के देगा, बताओ ये सप्लाई है या नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा 1B के शेड्यूल के हिसाब से कि वो सप्लाई है या नहीं है। 4-5 सिचुएशन दे देगा और पूछेगा बताओ ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। इनमें सर्कुलर भी आए, सर्कुलर सबसे ज्यादा एग्जम्पशन चैप्टर में आए, सप्लाई चैप्टर में आए, बाकी तो हर चैप्टर में 2-2, 3-3 सर्कुलर आते हैं। तो सर्कुलर का वीडियो अपन एक अलग से बनाएंगे जहां पे सर्कुलर में क्या है। तो सप्लाई चैप्टर सबको क्लियर है, ये पढ़ो, और उसके बाद एक फाइल मैंने आपको भी दूंगा,
उस फाइल के क्वेश्चन सॉल्व करो। लिखते कैसे हैं, क्या करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो बताइए मैंने आपको दो कंडीशन कौन कौन सी बताई? गुड्स किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या बता रहे हैं कि पर्सन क्या होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, अंदर की बताऊंगा।